हमारी जमीनों से है। अगर हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी, हमारी जमीनें हमसे छीन ली जाएंगी, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम दोबारा से गुलाम हो जाएंगे उन्हीं उद्योगपतियों के जो हमारी जमीनों पे उद्योग लगा के बैठे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें सबको इस मुहिम को आगे लेके जाना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें आंदोलन करना चाहिए, सभाएं करनी चाहिए, जागरूकता लेके आनी चाहिए। जब तक हमारा जन जन जागरूक नहीं होगा, हमारा कोई भी आंदोलन, कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। तो मैं अपना पूर्ण समर्थन देता हूं। और मैं जब भी समाज को जरूरत होगी, मैं आप लोगों के साथ हूं और सबसे आगे भी होगा आप लोगों को। और आशा करता हूं आप लोग भी डॉक्टर साहब, भाई साहब और महावीर जी की लीडरशिप में इस चीज को आगे बढ़ाएं, इस चीज को आगे लेकर जाएं। क्योंकि हमारी जमीनें बंजर हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपके वही 9 से 6 की नौकरी करेंगे, फैक्ट्रियों में जाएंगे, वहां पर जाएंगे, वहां पे मजदूरी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस कारखानों से हो सकता है वो कारखाने पता नहीं कैसे हो, किसी में क्या चल रहा है, किसी में क्या चल रहा है, आप फिर बीमार हो जाएंगे, किसी को टीबी हो जाएगी, किसी को कैंसर हो जाएगा। और पानी तो हमारा जल ही जीवन है। हमारा जो धर्म है, कोई भी धर्म, और जो हमारा धर्म है उसमें तो कहा गया है कि पानी को, मतलब पानी पिलाना धर्म का काम बताया गया है। प्याऊ लगाई जाती थी, ठीक है। आज भी बहुत सारी जगह चले जाइए, आपको फ्री में पानी पिलाया जाता है, प्याऊ लगाते हैं लोग। और जब जल ही खत्म हो जाएगा तो हम कहां से पिएंगे और कहां से हम खेती करेंगे। तो मैं इतना ही आज इतना ही बोलूंगा आप लोगों के समक्ष, ठीक है। जातिगत जनगणना से निकल के आ सकता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारे साथ बाबूलाल कबीरपंथी जी कि वो अपने विचार रखें। स्वागत है। सभी को मेरा जय भीम, जय मूलवासी। बहुजन में जन्मे सभी महापुरुष, उनको नमन करते हुए मैं आज इस दौसा की पावन धरा पर आपके सम्मुख हूं। मंच पे माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी माननीय सदस्यगण, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूलवासी। दोस्तों, जैसे वर्णित है, आप सबको मालूम है कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में जगह जगह, गली गली में मनाया जा रहा है। वो महामानव इस धरा पर आए और उन शोषित, वंचित लोगों के लिए अपना पूरा जीवन काल लगाया। आप सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब जानते हैं उनके विषय में। मैं इस विषय में गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको आज के दिन मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित है कि वो महामानव यदि भारत में जन्मे नहीं होते तो इस शूद्रवर्ण की दशा क्या होती। दोस्तों, एक वर्ग अथवा जाति, तो वर्ग जाति एक ही हो, उसके अलावा कितने लोग पढ़े? कोई राजपूत समाज में विद्वान पैदा हुआ है सन 50 से पहले? कोई महाजनों में हुआ क्या? खैर, एससी और एसटी के बात की छोड़ दो, वो तो खैर कहा गए थे ही, उनके तो स्थितियां बड़ी दयनीय थी, है ना। उनकी चर्चा करना जलानी सी भर जाती है। और महिलाओं की क्या स्थिति थी? स्थिति यह है कि बाबा साहब की योगदान को लोगों ने भुला दिया और हमारे कुछ ऊपर मुद्दे नेताओं ने उन्होंने अपना ही नेता बना दिया। समग्रता से उनको नहीं देखा। अगर आप समग्रता देखें तो समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया? आज मंत्री पद प्राप्त करने के लिए
कारणों के लिए। अब लोग कहते हैं भारतीय संविधान का बहुत अच्छा है, बस इसमें भाग 16 अनुच्छेद 332, 330 से 342 ये खराब है। अब इसको समझ लो क्या है। संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 और 342 एक इश्यू है 31, 32, 34 और 43 तक। ये सारे के सारे अनुच्छेद समाज के जो मूल जो समाज हमारा है, जो मूल्यवान समाज है या वंचित गरीब निर्धन समाज है, उस समाज को अधिकार या विशेष अवसर देने की व्यवस्था उसमें की गई। वो नहीं चाहते विशेष अवसर आपको मिले, यही कारण है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हमारे साथ ही थे, तो मैं इनसे निवेदन करता हूं कि अपने विचार रखें। सम्मानित मंच उपस्थित श्रोतागण एवं आज बाबा साहब के परिवार दिवस पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी साथियों से आह्वान करता हूँ कि जो आज के हमारे दो मुद्दे, एक जातिगत जनगणना और पूर्वी राजस्थान पे, जिसपे आशुतोष मीना जी ने, प्रोफेसर साहब ने अपने विचार रखे हैं, तो इसके इन मुद्दों पर हमारी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए और उसके लिए सब इसके लिए प्रयास करने चाहिए। बाबा साहब की शिक्षाओं को सिर्फ उनको फोटो तक सीमित ना करें, उनके विचारों को अपने अंदर उतारें और उन सामाजिक संघर्ष जो उन्होंने किया, हम जो आज हमको संविधान में और लोकतंत्र में जो अधिकार दिए हैं सब उन्हीं की वजह से है। तो अपने इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। करेंगे। दूसरा विषय है जातिगत जनगणना। इस देश का मैं समझता हूं सबसे ज्वलंत, सबसे मुख्य मुद्दा और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड, सबसे ज्यादा उपेक्षित, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा ये हमारे सामने जातिगत जनगणना का है। तीसरा विषय है कि पूर्वी राजस्थान नहर जो प्रोजेक्ट है, ये भी राजस्थान का सबसे प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। पूर्वी राजस्थान वालों के लिए तो ये संजीवनी जो है एक अमृत की तरह है, धारा की तरह है। साथियों, अक्सर बाबा साहब को जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है। मतलब नॉर्मली हम लोग उसको या बाकी लोग उसको खासकर दलित वर्ग के साथ जोड़कर देख लेते हैं। सबसे बड़ा अन्याय तो यहाँ होता है। दूसरा, कुछ लोग बाबा साहब को सिर्फ अपने जाति होने की वजह से ही मानते हैं, दिन भर जय भीम करते हैं। इसमें मैं जो दलित वर्ग के लोग हैं वो भी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वो बाबा साहब के किसी भी संदेश पर, विचार पर जो विद्या बताई, सत्तर बताए, रास्ते बताए, उनको तो 1% भी नहीं मानते हैं, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर वो उनका सम्मान है। तो यहाँ से भी मिशन जो है वो मिशन हमारा फेल हो जाता है। हमारा प्रयास है कि जो अम्बेडकरिज्म है, इस विचार को हम देश की जन-जन की आवाज बनाएं, इसको हमारे दैनिक दिनचर्या में डालें। उनका जो संघर्ष था आर्टिकल 340 से लेकर के 342 तक, ओबीसी का जो कॉलम है, ये उन्होंने संविधान में कब लिख दिया था। हिंदू कोड बिल का उन्होंने विरोध किया था महिलाओं के लिए, पर चूंकि भारत के अंदर ओबीसी से जो भय भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स को है, मतलब इतना खतरनाक भय है इंडियंस को, पॉलिटिशियंस को, कि ओबीसी पर कोई बात नहीं करना चाहता, ना इसे कोई छेड़ना चाहता है, सिर्फ इनको यूज करने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। देश जब आजाद हुआ था तो मैं समझता हूं जो पीढ़ी 1950 में पढ़ लिख रही थी, वो 1972-73 तक आते आते 22-23 साल की हो गई थी, और 80 के आसपास आते आते वो लोग सरकारी सेवाओं में, नौकरियों में आने लग गए थे। मेरे कहने का मतलब जो सदियों से जो लोग वंचित था, वो तबका 1970-80 तक आते आते शिक्षित, जागरूक होने लग गया था। इस बात की चिंता, हम तो इतने जागरूक हुए नहीं हुए, लेकिन इस बात की जो चिंता थी वो चित पावन ब्राह्मण, जो आप समझो मेरा इशारा क्या है, जो नागपुरी कहेंगे, उनको इस बात की चिंता इतनी बड़ी हो गई कि 1980 के बाद आप लोगों के लिए जो आज का मुद्दा है, मैं किसी भी जाति के विरुद्ध, मैं किसी भी जाति धर्म के विरुद्ध कुछ बात नहीं कहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहा है।
आप गीता पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी प्रकृति को मानिए, लेकिन हम आज एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधार है वो है हमारा भारत का संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो अपने आप में गीता है, वो हमें हमारे राइट्स की, हमारे अधिकारों के बारे में सचेत करती है, हमें बताती है कि क्या हमारे अधिकार हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, हमें किससे क्या अधिकारों का, कैसे हमें अपने अधिकारों के हरण और हमें उनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले जब ये हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है आज की डेट में, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो जो इसके लेखक है, जो इसके क्रिएटर है, हमारे लिए वो भी कुछ नहीं है। मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब यहाँ यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से हमारा देश, हमारे राजनेता क्यों डर रहे हैं? हम लोगों को सोचना चाहिए इस बात के ऊपर कि डर क्यों रहे हैं वो लोग, क्यों नहीं कराने जातिगत जनगणना। जब प्रोफेसर साहब ने बताया जानवरों की जनगणना हो रही है, पेड़ों की जनगणना हो रही है, तो वो तो इंसान है, और वो इंसान जो हिंदुस्तान में 50% है, तो उसकी जनगणना होनी चाहिए। मैं कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड मेरा व्यवसाय है, तो मैं उसी के बारे में बताऊंगा। और शायद यहाँ पे जितने भाई बैठे हैं वो सब सोशल मीडिया, कंप्यूटर, फोन्स पे काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो डेटा क्या है? गणना, डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन आज के युग में इंफॉर्मेशन क्या पावर है। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी आप उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाओगे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप कुछ क्लेम कर पाओगे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप सब कुछ कर पाओगे। मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं 75% लोग फेसबुक यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप फेसबुक यूज करते हो तो एक राइट हैंड साइड में कॉलम आता है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को नमन करते हुए मंच पर मेरे साथ विराजमान रामेश्वर जी, आशुतोष मीणा जी, संजय गुजर जी, बाबूलाल जी, ओम प्रकाश डोई जी और मेरे समक्ष जो युवा साथी, ऊर्जावान साथी और इस कार्यक्रम को आज सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, इन सब साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं रतन सिंह पटेल, पूर्व पार्षद, ब्लॉक उपाध्यक्ष पांजी हुई। यह बोर्ड लग रहा है, इस बोर्ड पर बहुत अच्छे अच्छे महान विभूतियों की फोटो लगी हुई है। मुझे ये फोटो देखकर, ये जो बैनर है इसको देखकर मुझे आज बहुत ही गर्व महसूस हुआ। साथियों, मेरे से पूर्व प्रोफेसर साहब ने, बाबूलाल जी ने और संजय गुजर जी ने आपको जाति के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई। मैं इन बातों पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी इन पर जानकारी कम है। मैं आज जो आप लोगों से कहने के लिए यहां आया, पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना, इसके बारे में कुछ कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया। साथियों, इस राजस्थान की लगभग आधी जनसंख्या पूर्वी राजस्थान में रहती है। आज से लगभग 20-22 साल पहले ये पूर्वी राजस्थान पूरा हरा भरा था। यहाँ बहुत अच्छी खेती होती थी, यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का मजदूर संपन्न था। लेकिन जब
ये बारिश कम हुई है, तब से हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान का किसान, पूर्वी राजस्थान का मजदूर, पूर्वी राजस्थान का गरीब आदमी परेशान है। हमारे युवा रोजगार के लिए परेशान है। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यदि हमारे यहाँ चालू हो जाए, लागू हो जाए, तो ये पूर्वी राजस्थान वापस वही अपना वैभव प्राप्त कर सकता है। साथियों, इसके लिए प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। और हमें कुर्बानी देनी है, कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, लेकिन कुछ समय पहले डॉक्टर कमलेश मीणा जी ने और भी कई नेताओं ने, हमारे माननीय श्री पायलट साहब ने योजना के लिए केंद्र ने आवाज उठाई, वहां उन्होंने मांग रखी, लेकिन इस केंद्र की सरकार ने आज तक इस मांग पर कोई विचार नहीं। मोदी जी और बीजेपी जो केंद्र सरकार है, हो सकता है लोगों को उनका नाम दे रहा हूं, हो सकता है, लेकिन ये सरकार तानाशाह है, निरंकुशवादी है। हमारे किसान भाइयों को, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को एक साल तक बॉर्डर पे बैठा के रखा, दिल्ली की बॉर्डर पे बैठे थे, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी। अब ये यूपी का, पंजाब का, उत्तराखंड का चुनाव है, इनको लगा कि अपन चुनाव आ रहे थे, ये दिलों काले कर दो वापस। इसी प्रकार आप हम तत्व में रहते हैं, इस वोट की ताकत को आपको लोगों पहचानना पड़ेगा। जैसे अभी ये साथियों, जैसा बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं, एक साधारण नागरिकों मजदूर किसान के आजादी के टाइम में 17 साल का था, वो सीन मिलेगा। और औपचारिकता इसलिए नहीं बन रहा हूँ कि आप हम सबके आदमी, इसलिए समय जो है उसका थोड़ा उपयोग करिए। कि भारत में साइबर कमीशन क्यों आया? हमारे यहाँ प्रचार किया जाता है मैकाले शिक्षा पद्धति ने सत्यानाश कर दिया है। अरे मैकाले नहीं आता इस देश में, तो हम तो बसों ठीक नहीं रख सकते। ये तो मैकाले की रेट है कि जिसने ज्योतिबा फूले जैसे को खुलने का मौका दिया। लग तो नहीं मेरा सरकारें तय करती पढ़ाया क्या जाए, वही और मेरा बच्ची है जो 85 साल का होकर मजबूरी कर रहा था कि छोड़े पत्रकारों ने पूछा वो 5 सितारा होटल में ठहरते हैं, तो भी थर्ड रेट आते भी बोले वो करोड़पति के बेटे, बोले आप यहाँ पे इसका क्लास के लिए बेटे, बोले वो मजदूर का बेटे, बोले आप तो 85 साल के होते, बोले किसने कही? मैं आपको उल्टा लगता हूँ। मुझे 20 साल का वो है जो कुछ काम नहीं करता है, मुझे जवान से भी फर्क नहीं। साथियों, मेरे साथ नारा रखना, जय भीम, जय भारत, जय भारत। मेरे सामने इनसे बड़ा कोई पदवीधारी नहीं होता है, जो लेक्चर होता है वो सर्वोच्च पद पर जा सकता है राष्ट्र। तो इतने महान विद्वान आदमी बैठे उनके सामने मैं अगर बखान करूँ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मेरे अनुभव अगर शेयर करता हूँ तो अच्छा नहीं। मैं पहले जय भीम क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पहले तो भारत होना चाहिए, क्यों भारत राष्ट्र क्यों रहा, लेकिन अंग्रेज नहीं आए तो बाबा नहीं होगा, तब तो 565 देश के बाहर बना था। अंग्रेजों ने स्टेट नाम दिया, कितनी गलत फहमी है और कितना लिटरेचर हमारे लेक्चरर भी अंधेरे में है, क्योंकि वो वर्ग शत्रुओं का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ा रहे हैं।
इस पर रिसर्च करने की जरूरत है। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो भारत बना था, और कभी हमने इस बात के ऊपर विचार नहीं किया कि जिसको तथाकथित राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी और कांग्रेस की पार्टी से बड़ी कोई पार्टी नहीं थी, वो आर्य समाज और हिंदू महासमाज से कोई बड़ा संगठन नहीं था। तो बाबा साहब की तरफ क्या था कि जिसके खिलाफ अनशन करना पड़ा, हमारा इतना प्रबुद्ध समाज है, कभी इसमें विचार। बाबा साहब अंबेडकर क्या था देश का, कभी हमने रिसर्च, जिसके खिलाफ गांधी को अनशन करना पड़ा। क्योंकि हमने जिससे हम थोड़ा सा दिशा बोला चाहिए, हमने गाइड काम किया, हमने खोज काम बताया, इतिहास काम बताया कि तुम हमारे दुश्मनों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ा रहे हैं। आज भी बीए की पार्ट में जो संस्कृत का है उसमें ये पढ़ाया जाता है कि ब्राह्मण जो है वो चाहे नीचे नक्षत्र में पैदा हो, उसका नक्षत्र में नामकरण होना चाहिए, वो हमारे पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है और वो संस्थाओं में आ रहा है। तो इस औलाद को क्यों बोला है